देखिए छात्रों, आज आप लोग इंटरमीडिएट सिलेबस में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच माने होता है अलंकार। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, वैसे अंग्रेजी में अलंकार होते हैं। तो इंटरमीडिएट सिलेबस में हमेशा 4 नंबर के अलंकार पूछे जाते हैं। तो इंटरमीडिएट सिलेबस में केवल 7 प्रकार के अलंकार का वर्णन पूछा जाता है। 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से देखिए। नंबर 1 है सिमली, नंबर 2 मेटाफोर, नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन, नंबर 4 हाइपरबोल, नंबर 5 एपोस्ट्रॉफी, नंबर 6 ऑक्सीमोरन, नंबर 7 ओनोमोटोपिया। इन सातों फिगर ऑफ स्पीच को आप लोग याद कर लो, और इसे याद करने के लिए यदि आपको कोई हिंट्स मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए एक शब्द है डेली यूज करने वाला, डेली आप लोग यूज करते हो एक शब्द को, शैम्पू। तो शैम्पू में देखिए ये याद करने का तरीका अच्छा रहेगा। एस से सिमली, एच से हाइपरबोल, ए से एपोस्ट्रॉफी, एम से मेटाफोर, पी से पर्सोनिफिकेशन, ओ से ऑक्सीमोरन, और लास्ट ओ से ओनोमोटोपिया। ठीक है, तो इन सातों फिगर ऑफ स्पीच को आप लोग याद कर लो। अब देखिए इसमें होता क्या क्या, कैसे हम पहचानेंगे। और इससे संबंधित जब भी कोई प्रश्न आता है इंटरमीडिएट सिलेबस में, कभी भी इसकी परिभाषा वगैरह बहुत कम पूछी जाती है, डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है, या और कुछ भी इसके बारे में बहुत कम पूछा जाएगा। जब इसका प्रश्न आता है वो कैसे आता है, कोई ना कोई एग्जाम्पल्स दिया होगा या कोई ना कोई सेंटेंस दिया होगा, उसमें तुम्हें ये पहचानना होगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो यही लिखने के लिए आता है। उसी तरीके से हम इसे आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए पहला है सिमली। सिमली माने होता है उपमा, यानी कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, उपमा अलंकार। ठीक है, तो इस सिमली फिगर ऑफ स्पीच में देखिए क्या होता है, दो भिन्न भिन्न जात की वस्तुओं में तुलना की जाती है। इसमें दो भिन्न भिन्न जात की वस्तुओं में तुलना की जाती है, वहाँ पे सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे कि एक देखिए एग्जाम्पल, आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज ए लायन। हमारे सिपाही एक शेर की तरह बहादुर हैं। हमारे सिपाही एक शेर की तरह बहादुर हैं। तो इसमें हमारे सिपाहियों की तुलना एक शेर की बहादुरी से कर दी गई। जो हमारे सिपाहियों की बहादुरी की तुलना एक शेर के बहादुरी से कर दी गई, तो इसमें तुलना की गई है, इसलिए इसमें सिंपली फिगर ऑफ स्पीच है। पहचान क्या होती है, कभी भी कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो उसमें देखेंगे आप लोग, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें देखो लाइक कामा सो कामा एज कामा सो, और फिर डॉट डॉट करके एज, यानी कि पहले सो दिया हो और बीच में कोई मीनिंग, फिर एज, उसके बाद या फिर एज और एज, अर्थात एज उसके बाद कोई मीनिंग, फिर एज दिया हो। तो ऐसे अगर शब्द किसी भी सेंटेंस में आए, किसी भी वाक्य में आए, किसी भी एग्जाम्पल्स में आए, तो उसमें आप लोग सिमली फिगर ऑफ स्पीच ही लिखेंगे। उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमली। ठीक है, तो इसकी बहुत सी सिमली फिगर ऑफ स्पीच की बहुत ही सिंपल पहचान है। ठीक है, तो अब अगला देखें। अगला फिगर ऑफ स्पीच मेटाफोर। मेटाफोर माने होता है रूपक, ठीक है, रूपक अलंकार, मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें क्या होता है, ये भी बिल्कुल सिमली की तरह ही होता है, बिल्कुल सिमली की तरह होता है। उसमें भी दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, इसमें भी दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है। लेकिन उसमें सिमली में और इसमें मेटाफोर में अंतर क्या होता है, उसमें तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग होता है और इसमें तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि ये जो शब्द दिए गए थे सिमली में, लाइक, सो एज या एज, तो इन शब्दों का प्रयोग सिमली में होता है और मेटाफोर में नहीं होता है। और बाद बाकी दोनों सेम स्थितियाँ होती हैं। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल देखो, एक दिया गया आवर सोल्जर्स आर लाइन। इसमें बिल्कुल तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। सिमली में जो एग्जाम्पल था आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज ए लाइन, तो उसी तरीके का ये भी एग्जाम्पल्स है, आवर सोल्जर्स आर लाइन, हमारे सिपाही शेर हैं, हमारे सिपाही शेर हैं। तो इसमें हमारे सिपाही शेर जैसे हैं ये नहीं कहा गया, कहा क्या गया इसमें हमारे सिपाही शेर हैं, इसलिए इसमें तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए इसमें मेटाफोर अलंकार होगा। बाद बाकी सिमली और मेटाफोर सेम होते हैं। ठीक है, तो सिमली और मेटाफोर में अंतर समझ गए। सिमली में तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे लाइक, सो एज या एज इन शब्दों का प्रयोग मिलेगा, और इसमें इन शब्दों का प्रयोग, मेटाफोर में इन शब्दों का प्रयोग नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला अलंकार देखिए, अगला फिगर ऑफ स्पीच देखिए, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में होता है मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच मतलब मानवीकरण अलंकार। तो इसमें क्या होता है, भावनात्मक विचारों का या निर्जीव वस्तुओं का ऐसा वर्णन जिससे उन विचारों या निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लिया जाए। ठीक है, तो इसमें ऐसे कुछ, जैसे कोई सेंटेंस दिया गया है, उससे ये प्रकट हो रहा है कि जो भी बात कही जा रही है, जो भी विचार इसमें रखे जा रहे हैं, उसको बिल्कुल सजीव मान लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में पर्सोनिफिकेशन करेंगे। इसमें बहुत गौर से करना है, इसमें अर्थ निकालना पड़ता है सेंटेंस का, उसके बाद आप लोग
कंफर्म कर पाओगे कि पर्सोनिफिकेशन। लेकिन फिर भी जब अन्य के नियम, अदर फिगर ऑफ स्पीच के नियम याद होंगे तो इसका तो अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, तो जैसे कि हम कह दें मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, आई एम द सन ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी पुत्र हूँ। ठीक है, तो ये मैं पृथ्वी का पुत्र नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल सजीव मान लिया गया। ठीक है, जैसे एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, तो इसमें भी जो उदासी है उसके चेहरे पर बैठी हुई है, उदासी उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तो उदासी किसी के चेहरे पर थोड़ी बैठती है, लेकिन मान लिया गया, सजीव मान लिया गया इसमें। तो ऐसी स्थिति में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, अगला देखिए हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस अलंकार में किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर या घटा कर बताया जाता है। इसमें बहुत कायदे से समझ लो इसे। जैसे कि एक वीर रस होता है, तो वीर रस में जैसे आल खंड है, आला छंद है, तो उसमें अधिकतर हाइपरबोल का ही प्रयोग होता है। कहीं युद्ध हो रहा है, बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध हुआ, और हम लोग कह देते हैं अरे वहाँ खून की नदियाँ बह गईं। तो खून की नदियाँ थोड़ी बहती हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के किसी बात को कह दिया गया, तो ऐसी स्थिति में हाइपरबोल होता है। ठीक है, बहुत तेज़ कभी कभी जब बरसात होती है बहुत तेज़, तो लोग कह देते हैं बादल फट गया। तो बादल नहीं फटता, लेकिन बहुत तेज़ बारिश को बता दिया गया कि बादल फट गया। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया बादल फट गया, खून की नदियाँ बह गईं। तो ऐसी स्थिति में हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया, द रिवर ऑफ ब्लड फ्लडेड इन द बैटल फील्ड। वही बात आ गई, देखो, द रिवर ऑफ ब्लड फ्लडेड इन द बैटल फील्ड। युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बह गईं। युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बह गईं। तो ऐसी स्थिति में युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ नहीं बही होंगी, लेकिन फिर भी उसको बड़ा चढ़ा के कह दिया गया। ऐसी स्थिति में हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, तो अब तो 4 फिगर ऑफ स्पीच की पहचान समझ गए होगे। अगला देखो, एक एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, अगला फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, तो इस अलंकार में उपस्थित, अनुपस्थित, मृत अथवा कोई वस्तु या विचार के प्रति सीधा संबोधन किया जाता है। इसमें सबसे अच्छी पहचान यही है कि कोई भी सेंटेंस दिया होगा तो उसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह याद रखना, उसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह या फिर किसी संबोधन वाले शब्द के तुरंत बाद कामा लगा होगा। तो ऐसी स्थिति में ये सीधी सीधी पहचान है कि ये चिन्ह लगे हुए मिल जाए तो समझ जाएंगे आप लोग एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल दिया गया, ओ वर्ड। देखो, ओ वर्ड के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, फिर ओ लाइफ, फिर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, ओ टाइम, फिर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो ऐसे ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम संबोधन किया गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह मिल जाए तो समझ जाएंगे एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। और एक देखो अगला एग्जाम्पल दिया गया, ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री। तो इसमें भी विस्मयादिबोधक चिन्ह ओ ग्रेव के बाद लगा हुआ है। तो शुरुआत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह मिल सकता है और लास्ट में भी मिल सकता है। शुरुआत में एक कामा मिल सकता है, लास्ट में विस्मयादिबोधक चिन्ह मिल सकता है। कुल मिला के विस्मयादिबोधक चिन्ह और या फिर शुरुआत में संबोधन के तुरंत बाद कामा लगा हुआ मिल जाए तो उसमें एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच हम करेंगे। ठीक है, अगला देखो, अगला है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। इसमें क्या होता है, दो विरोधी अर्थ वाले शब्दों को एक ही कथन में कहा जाता है। दो विरोधी अर्थ वाले शब्दों को एक ही कथन में कहा जाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है विरोधी, जैसे कि नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। तो यह एक खुला रहस्य है। इसमें देखो ओपन और सीक्रेट अंडरलाइन किया हमने तो समझाने के लिए। ओपन और सीक्रेट दो विरोधाभास वाले शब्द हैं। विरोधाभास वाले शब्द, देखिए सीक्रेट होता है रहस्य, सीक्रेट माने क्या होता है रहस्य, ओपन माने खुला हुआ। अब खुला हुआ यदि रहस्य है तो वो रहस्य थोड़ी रहेगा। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। तो रहस्य खुला हो ही नहीं सकता, रहस्य तो रहस्य ही रहेगा। जब वो खुला हो जाएगा तो रहस्य किस बात का। इसलिए दोनों विरोधाभास शब्द लगे हुए, ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य। तो खुला रहस्य नहीं होता है, इसलिए इसमें ऑक्सीमोरन होगा। नीचे देखिए, शी वाज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। वह प्यार का वह प्यार का मीठा दर्द महसूस कर रही थी। वह प्यार का मीठा दर्द महसूस कर रही थी। अब दर्द कोई मीठा थोड़ी हो सकता है, दर्द कड़वा जरूर हो सकता है लेकिन मीठा नहीं हो सकता है। अब इसमें स्वीट पेन, दोनों विरोधाभास हो गए ना, स्वीट पेन मीठा और दर्द। तो मीठा दर्द, दर्द मीठा हो ही नहीं सकता। शी वाज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, वह प्यार का
मीठा दर्द महसूस कर रही थी। तो ऐसा हो सकता है क्या मीठा दर्द होता है? दर्द मीठा हो ही नहीं सकता। इसमें दोनों विरोधाभास शब्द लगे हुए हैं, इसलिए इसमें ऑक्सीमोरन होगा। तो ऐसे शब्दों में जहाँ पे ऐसे दो शब्द दिए गए हों जो विरोधाभास प्रकट कर रहे हो आपस में, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। ठीक है, अगला देखो ओनोमोटोपिया। ठीक है, तो इसमें ध्वन्यात्मक होता है। ध्वन्यात्मक अलंकार मतलब इसमें ध्वनि सूचक शब्दों का प्रयोग होता है जब शब्दों की ध्वनि से उस भाव का आभास हो जिसका वर्णन किया जा रहा है। मतलब इसमें ऐसे शब्द प्रयोग किए जाएंगे जिससे उस भाव का भी एहसास हो जाए जो हम प्रकट करना चाहते हैं। जैसे हम कह दें कुत्ते बोलते हैं, कुत्ते बोलते हैं, तो कुत्ते बोलते हैं तो कॉमन सी बात होगी, बोलते हैं तो कुत्ते बोलते थोड़ी हैं। अगर हम कुत्ते बोलते हैं कहेंगे उतना इम्प्रेस नहीं होगा जितना कि हम कहें कुत्ते भौंकते हैं, क्योंकि कुत्तों की जो बोली होती है वो भौंकना, कुत्ते की ध्वनि क्या है? भौंकना। अगर हम कहें चिड़ियाँ बोलती हैं तो क्या ये सही रहेगा? सेंटेंस सही रहेगा, चिड़ियाँ बोलती हैं, लेकिन वो विचार प्रकट नहीं हो रहे हैं, वो इम्प्रेस नहीं हो रहा है जितना कि यह कहने में होता है कि चिड़ियाँ चहचहाती हैं या चिड़ियाँ गाती हैं। ये भी चलेगा, ट्विटर्स भी चलता है, सिंगिंग भी चलता है इसके बारे में। ठीक है, तो यही सब जो ध्वनि होती हैं कुल मिला के किसी भी पशु, किसी भी पक्षी की या प्राकृतिक चीज़ की ध्वनि दी जाए, या प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, किसी भी चीज़ की ध्वनि दी जाए तो उसमें हमेशा ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच करेंगे, ये याद रखना है। तो अब ये समस्या ये आती है कि हम ये ध्वनियाँ नहीं जानते हैं, पशु पक्षियों की ध्वनि नहीं जानते हैं कि कौन पक्षी कैसे बोलता है, कौन पशु कैसे बोलता है। इंग्लिश में उसकी ध्वनि को जानना कठिन होता है, कैसे बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल कुछ दिया गया था, डॉग बार्क्स, स्विंग ऑफ डव्स, आई सा बर्ड्स ट्विटरिंग। अब हम कहें मैंने पक्षियों को बोलते हुए देखा, आई सा बर्ड्स ट्विटरिंग, मैंने पक्षियों को बोलते हुए देखा, ये गलत रहेगा ना। इससे उतना इम्प्रेस नहीं होता है। यहाँ पे ट्विटरिंग की जगह पे और कोई मीनिंग लगी होती है, लेकिन पक्षियों की जो बोली है वो ट्विटरिंग। ठीक है, या सिंगिंग लगा सकते हैं। तो मैंने पक्षियों को चहचहाते हुए देखा, ये एक अलग सी बात हो गई। उसकी बोली बताएगी, उसकी आवाज़ बताएगी, उसकी ध्वनि बताएगी कि कैसी उसकी पक्षियों की ध्वनि होती है। एक कॉमन सा उदाहरण ले लो, अगर हम कहें बॉम्ब तेज़ ध्वनि के साथ फटा, या बॉम्ब तेज़ ध्वनि के साथ फट गया, तो बॉम्ब तेज़ ध्वनि के साथ फट गया उतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करता है। अगर हम कह दें बॉम्ब धड़ाम से फट गया, तो धड़ाम से फटना क्या है? बॉम्ब की आवाज़ को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। वो जो भाव हम प्रकट करना चाह रहे हैं, जिसका हम वर्णन करना चाह रहे हैं, उससे प्रकट हो रहा है धड़ाम, बॉम्ब धड़ाम से फट गया। तो यही सब है कि जो भी जिस भी प्राकृतिक अप्राकृतिक या पशु पक्षी की आवाज़ दी जाए, ध्वनि दी जाए, तो उसमें हम ओनोमोटोपिया करेंगे। ठीक है, तो इस ओनोमोटोपिया के लिए सबसे पहले आप लोगों को पशु पक्षियों की या किसी प्राकृतिक अप्राकृतिक चीज़ों की ध्वनि को जानना बहुत आवश्यक है। इसके लिए ये कुछ ध्वनियाँ दी गई हैं, कुछ पशु पक्षियों की ध्वनियाँ हैं, इनको आप लोग नोट कर लें और याद भी कर लें, जिससे ओनोमोटोपिया अलंकार में बहुत आसानी रहेगी। अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच इंटरमीडिएट सिलेबस में 4 नंबर का आता है कंपलसरी, तो बहुत कायदे से पढ़ना। इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार पुनः देख लेना आप लोग, जिससे कि रिपीट हो जाएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए ये सेंटेंस दिए गए, इन सेंटेंस से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं।